आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज बड़े ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, शिवांश बसीन जी, जो कि और गेस्ट भी नहीं बोलूँगा, गेस्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि पहली बार आप इनसे जो है मिलेंगे, रूबरू होंगे वीडियो के माध्यम से हमारे साथ। हमारे बैक एंड पर जितने भी सीबीजीज की कंसल्टेंसीज हैं, जितने भी सीबीजी के प्रोजेक्ट्स हैं, सब यही संभालते हैं। यही वो फेस है जिसके पीछे मैं सीबीजी की आपके साथ सारी बातें करता हूँ। तो शिवांश जी, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइए और स्वागत है आपका सात्विक ऑर्गेनिक के पॉडकास्ट में। नमस्कार दोस्तों, और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। एंड जैसा कि पता है आपके व्यूअर्स को कि हम लोगों को 1.5 साल हो चुका है इस सीबीजी सेक्टर के अंदर, इस नेपियर ग्रास के अंदर। एंड हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को संभाला है एंड इस इंडस्ट्री को इन डेप्थ स्टडी करा है, एक्चुअल प्लांट ओनर से, प्लांट ऑपरेटर से एंड वहाँ के वर्कर्स और लेबर से भी हम मिले हैं। सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस करी है, सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम लोगों ने फाइंड करे हैं। एंड ये इंडस्ट्री डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बूमिंग है एंड इसके अंदर हम लोगों को एक अच्छी ग्रोथ एज अ इंडियन इकोनॉमी देखने को मिल सकती है। सो हम इसमें लगे हुए हैं एंड आई थिंक ये सेक्टर पे आने वाले 5 साल के अंदर एक ऐसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो जो भी नए इन्वेस्टर्स इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, आई पर्सनली थिंक कि वो एक अच्छे ग्रोथ स्टेज में और इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में भी अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। ग्रेट। मेरा सवाल भी आपसे यही था इसके बाद कि सीबीजी इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या ओवरव्यू है और क्या स्कोप या फ्यूचर है इसका, क्योंकि बहुत क्रेज है मार्केट में इसका, तो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिए। देखिए, सीबीजी पे जो पॉलिसी लेकर आई थी सरकार 2016 में सतात के थ्रू लेकर आई थी, और उसके थ्रू तहत करा था कि 2026 तक हम लोग 5000 प्लांट, यानी कि 10 साल के अंदर हम लोग 5000 प्लांट लगाएंगे। अभी जो एक्टिव प्लांट है वो ऑलमोस्ट अराउंड 134-135 प्लांट है, और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया जो एक्टिव रनिंग है। एंड उस 2026 के 5000 प्लांट्स की पॉलिसी को एक्सटेंड करके 2030 कर दिया गया है। अब 125-136 प्लांट जो लगे हैं वो भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। ज़रूरी नहीं है कि हमें 5000 प्लांट्स लगाने थे, बट जो लगे उससे हमें प्रॉब्लम्स पता चली, उससे हम टेक्नोलॉजी के बारे में और रूबरू हुए। हमें पता चली कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे यील्ड हम बढ़ा सकते हैं, कौन से फीडस्टॉक ज़्यादा बेटर हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग अब जो अंडर कमीशनिंग है और जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, तो हम मान के चलते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 1000 प्लांट्स एक्टिव हो जाएंगे। एंड ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बूमिंग है, जिस हिसाब से हम देखते हैं कि सीएनजी इंपोर्ट होती है, सारा जो पेट्रोलियम बेस्ड है वो सारा इंपोर्ट हो रहा है। तो जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में हम लोग फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं, जो कि वो लोग एज अ बर्निंग कर देते थे अपने रेसिड्यू को, हम उस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। फार्मर्स की इनकम एक्चुअली में बढ़ रही है। जो हम सीएनजी इंपोर्ट करते थे हम उससे हट रहे हैं। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि हम इस ज़मीन में बैठे हुए हैं, यहाँ का ऑर्गेनिक कार्बन पूरे भारत देश का इतना ज़्यादा कम है, तो सीएनजी बनाने में सिर्फ वो हेल्प नहीं करता हमारा सीबीजी प्लांट, वो एफओएम और ऑर्गेनिक फर्मेंटेड मेन्योर भी प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारे ऑर्गेनिक कार्बन को भी अच्छा कर सकता है। तो फार्मर्स एक एक्स्ट्रा इनकम तो कमा पा रहे हैं, जिसके थ्रू वो लोग ईजिली अपना बर्निंग क्रॉप को काट कम करके हम लोगों को एक इनकम जनरेट करके दे रहे हैं, खुद भी जनरेट कर रहे हैं, प्लस वो लोग ऑर्गेनिक शिफ्ट भी ले रहे हैं, जिसके थ्रू उनकी जो फसल है वो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म पे जाके ईजिली ग्रो करेगी। तो ये इकोनॉमी और ये सेक्टर बहुत ज़्यादा बूमिंग है। इसके अंदर नए नए डेवलपमेंट्स डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं कि कैसे CO2 एक्सट्रैक्ट करा जाए, कैसे सीबीजी प्लांट से ही हम हाइड्रोजन बना पाए। तो मल्टीपल फैक्टर्स आ रहे हैं, मल्टीपल रिसर्चेस गोइंग ऑन हो रही है, एंड वी पर्सनली थिंक कि जैसे हम लोग जर्मनी में देख रहे हैं कि 10,000 प्लांट्स ऑटोमेटिकली लग चुके हैं, तो हम उसको भी एक्सीड कर सकते हैं जितना हमारे पास एग्रीकल्चर रेसिड्यू है जी। तो डेफिनेटली ये इंडियन इकोनॉमी अच्छे स्टेज में जा रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हमारा साथ दे रही हैं, एंड जो भी इन्वेस्टर्स, जो भी कॉन्ग्लोमेरेट्स इसके अंदर इनवाइटेड हैं, जो भी पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, वो इजीली कर सकते हैं। कुछ चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान रखें जी। जैसे हमारे पास लोगों की जो इच्छुक होते हैं, जो लोग सीबीजी लगाने में, तो क्या फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि आप उन्हें कंसीडर करते हैं कि हाँ आप लगा सकते हैं, यही नहीं लगा सकते? तो ये भी बहुत लोगों का सवाल होता है कि हम लगा सकते हैं सीबीजी प्लांट। देखिए, डेफिनेटली सारे लोग नहीं लगा सकते हैं। जिनका फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, वही ईजिली लगा सकता है, क्योंकि इसमें एक ह्यूज केपेक्स की नीड पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 3 टन का भी मिनिमम प्लांट लेकर चलते हैं, तो 15 करोड़ रुपया का मिनिमम खर्चा आपके लिए ईजिली आ जाता है, जो कि वन टाइम केपेक्स है। उसके अलावा भी आप लोगों को महीने का ईजिली 15 लाख रुपए का ओपेक्स देखने को मिल जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा
ज़्यादातर लोग क्या कर रहे थे शुरुआत में, जो 132 135 प्लांट्स लगे हैं, ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट लगा रहे थे, जो कि रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, HPCL, IOCL हो गई, OMC कंपनीज हो गई हैं। तो वो लोग सिर्फ एज अ फंड बेसिस पे लगा रहे थे कि यस हमें लगाना है, हमें कार्बन क्रेडिट चाहिए, हम लोग जो ये एमिशन कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज के अंदर, हम लोगों को उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें बोल रखा है कि आपको ये चीज़ लगानी है। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंटर करें, उन लोगों ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी जब उन्हें पता चला इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर करके। तो देखिए मेन चीज़ होती है माइंडसेट। टेक्नोलॉजी सेकेंडरी है, फीडस्टॉक सेकेंडरी है, लैंड सेकेंडरी है। करेक्ट। अगर जो प्लांट लगा रहा है, अगर उसका माइंडसेट इसके अंदर नहीं है और सिर्फ इन्वेस्टमेंट और सिर्फ चेकबुक काटने के लिए है, चेक काटने के लिए है, तो वो ये प्लांट कभी भी सक्सेसफुल नहीं कर सकता। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यस एक पॉइंट है स्ट्रांग होने के लिए। दूसरा माइंडसेट होना चाहिए, आपके पास एक लर्निंग कर्व होना चाहिए, बिकॉज आप कोई एक प्लांट नहीं लगा रहे हैं, आप कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा रहे हैं, एक बायोलॉजिकल सिस्टम अंदर इन्वॉल्व हो रहा है CBG प्लांट के अंदर जो वर्क करेगा। और अगर आपकी एक मिस्टेक होती है तो वो प्लांट 15 दिन के लिए भी बंद हो सकता है। और वो 15 दिन की कॉस्ट और रेवेन्यू का जो शॉर्टेज होगा वो आप लोग जान सकते हैं कि कितने लाखों तक पहुंचता है। तो एक इंडिविजुअल जो है कोई भी हो, बिजनेसमैन हो, उसको क्यों इस इंडस्ट्री में आना चाहिए और क्या कारण ऐसे हैं जिस वजह से वो बिल्कुल दूर रहे इससे? देखिए मैंने अभी आपको वही चीज़ बताया दूरी की, कि माइंडसेट अगर आपका प्रॉपर नहीं है, अगर आप इस पे एजुकेटेड नहीं है और अगर आप इस पे वर्किंग नहीं करना चाहते हैं। जनरली जितने प्लांट्स में मैं विजिट करके आया हूँ, वहाँ पर जो ओनर्स हैं उनका ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है। ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि उन्हें उस प्लांट के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो नीचे रन हो रहा है वो मैनेजर्स के थ्रू हो रहा है, वो ऑपरेटर्स के थ्रू हो रहा है। ऑपरेटर्स से जब हम बात करते हैं, मैं 15 दिन 2-2 प्लांटों में रुक के भी आया हूँ, वहाँ पर उनके साथ बैठ के काम कर रहा है, उनके लिए SOPs बनाए हैं। तब हमें ये चीज़ पता चली कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट कोई भी प्लांट रन नहीं हो सकता। अब किन लोगों को एंटर करना चाहिए? देखिए इस सेक्टर एक्चुअली में सबसे ज़्यादा बूमिंग है। इसमें जो मार्जिन है, इसमें जो ROI है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अच्छे से वर्क करते हैं तो आप बहुत अच्छा 30+% का ROI भी ईजिली इस इंडस्ट्री के अंदर ले सकते हैं, जो कि कम इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमें देखने को मिलता है। करेक्ट। तो अगर आप प्रॉपर वर्किंग स्ट्रैटेजीज़ के साथ जाएंगे, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। अभी इस मार्केट के अंदर जो लोग एंटर भी करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास मल्टीपल कॉल्स आती है, जो नए लोग हैं जो क्वेरीज पूछ रहे हैं, वो सिर्फ क्वेरीज पूछ रहे हैं, वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप जो लोगों को करना चाहिए। लोग सबसे पहले ही EPCs के पास चले जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के पास चले जाते हैं, एंड वो बोलते हैं कि हमारे पास ये पैसा है, हम प्लांट लगाना चाहते हैं, हम फीडस्टॉक बाद में चूज़ करेंगे, हम टेक्नोलॉजी आप खुद बता दीजिए। तो विदाउट नॉलेज जब वो लोग मार्केट के अंदर एंटर करते हैं तो वो एक प्रॉब्लमैटिक बन जाता है, क्योंकि ये 30 साल का प्रोजेक्ट है, ना कि आपके लिए 5 साल की एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आप लेकर निकल सकते हैं। तो मार्केट के अंदर, इस सेक्टर के अंदर वही लोग एंटर करें जो कि इस सेक्टर के साथ जुड़ना चाहते हैं। ROI डेफिनेटली मिलेगा, आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आप रिटर्न्स अच्छा कमा पाएंगे। इस इंडस्ट्री के अंदर आपको जो सब्सिडी मिल रही है, जो सरकार आपको दे रही है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। जो मशीनरी सारी हैं, आप उसमें से GST भी रिबेट ले सकते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल है जो कि CBG इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, कोई बिजनेसमैन है, तो क्या क्या ऐसे स्टेप्स होते हैं जो उसको फॉलो करने होते हैं फ्रॉम डे 1 टू दैट डे जब उसका प्लांट चालू हो जाएगा? तो इसके बारे में आप बताइए। ये सबसे मेजर जो है रिक्वायरमेंट है जाननी, जो सब लोगों के सवाल होते हैं, फ़ोन पे भी जो लोग हमारे से पूछते हैं। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और जितने अभी तक प्लांट्स लगे हैं, अगर हम बात करेंगे टोटल 9 स्टेप्स हैं, तो 9 स्टेप्स में से सिर्फ आखिरी के 3 स्टेप्स हैं जो 90% ऑफ द जिन्होंने प्लांट्स लगाए हैं उन्होंने फॉलो करे हैं, एंड ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग सिर्फ परेशान हो रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 9 स्टेप्स के अंदर कि लोग सबसे पहले आखिरी में पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत इजी स्टेप्स होते हैं, एंड जो शुरुआत के जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं उसकी तरफ फोकस हटा देते हैं। और ये प्लांट 25 साल तक चलने वाला प्लांट है, तो उसकी प्लानिंग आपको आज से करके रखनी पड़ेगी। तो अगर हम स्टेप वाइज एक बार चलते हैं, उसके बेसिस पे फिर हम आगे चीज़ों को फॉरवर्ड करेंगे और इन डिटेल स्टडी करते हैं इस पर। देखिए सबसे पहली चीज़ लैंड आइडेंटिफाई करना बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ EPC से बात करना बिल्कुल नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप नॉलेज गैदर करो। जब आप नॉलेज गैदर कर लोगे, आपको बेसिक नॉलेज भी होगी, तब आप इस इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। ये CBG प्लांट को चलाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, रॉ मटेरियल, फीड स्टॉक। अब लोग क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल को बिना स्टडी करे कि उनको कितने प्लांट की कैपेसिटी लगानी है, उस हिसाब से वो रॉ मटेरियल फाइंड नहीं कर पाते हैं।
फॉर एग्जांपल कि किसी ने सीतापुर में लैंड ले ली है, सस्ते में उसे 15 लाख रुपए एकड़ में लैंड मिल गई है, बट उसे ये नहीं पता कि उसे फीड स्टॉक कहाँ से लेना है। वहाँ पर उन्होंने सर्च कर लिया कि प्रेसमेंट की अवेलेबिलिटी है, शुगर मिल्स हैं, बट उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स करे नहीं, उन लोगों ने ओनर से बात करे नहीं। एंड उसके बाद जब वो कमीशनिंग स्टार्ट हो जाती है, जब वो सिविल वर्क स्टार्ट हो जाता है, एंड आफ्टर डैट वो लोग जब परेशान होते हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं है, बट मुँह ज़ुबानी शुगर मिल वालों ने कह दिया है कि हम आपको फीड स्टॉक दे देंगे। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं फीड स्टॉक से रिगार्डिंग, वो बहुत आगे जाके दिक्कत देने लग जाती है, क्योंकि हम 25 साल के लिए प्लांट चला रहे हैं और एक दिन के लिए भी हम लोगों को 60 टन का फीड स्टॉक डेली बेसिस पे चाहिए होता है। अब लोग बोलते हैं कि हम लोग अपना नेपियर ग्रो कर लेंगे, तो वो लोग ये नहीं स्टडी कर पाते हैं कि जिस जगह उन्होंने लैंड लिया है, कि वहाँ पर उन्हें 100-200 एकड़ की लैंड मिल सकती है इजीली अवेलेबल। अगर वो मिल सकती है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर वो मिल भी जाती है तो कैसे लगाया जाए, वो एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है। लोग अब पराली के ऊपर जा रहे हैं, पराली को कैसे ट्रीट करा जाता है, पराली को किस तरीके से प्री ट्रीट करके आपको डाइजेस्टर के अंदर डालना है, वो एक मेजर प्रॉब्लम आ रही है। तो लोग विदाउट फिजिबिलिटी स्टडी करके रॉ मटेरियल के, वो लोग सबसे पहले लैंड फाइंड करते हैं, ईपीसी के पास जाते हैं, डीपीआरस बनती हैं और चार्ट्स बनते हैं, साइज बनते हैं प्लांट के, एंड उसके बाद वहाँ पर सिविल वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप में अगर हम बात करें, सबसे पहले मैपिंग ऑफ फीड स्टॉक। आप जिस जगह लगाना चाहते हो, जिस जगह आप प्लान कर रहे हो लगाने के लिए, मैपिंग ऑफ फीड स्टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप वो चीज़ कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने टन का प्लांट लगाना चाहते हो, उस हिसाब से का फीड स्टॉक आपको 7 साल के लिए मिनिमम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्योंकि अभी तक जितने भी प्लांट्स लगे हैं, डीपीआर के बेसिस पे बैंक्स ने लोन्स को अप्रूव करा है, बट अब बैंक्स वालों से भी जब मेरी बात हुई है, तो वो लोग भी अब थोड़े से रिजिड होने स्टार्ट हो गए हैं। एंड वो भी कहते हैं कि जब तक हमारे पास 5 साल का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा फीड स्टॉक का, आने वाले टाइम पे शायद हम लोग डीपीआर के बेसिस पे लोन भी ना प्रोवाइड कराएं। ओके, बिकॉज मेजर जो कॉस्ट है, जो मेजर लोन है, वो विदाउट फीड स्टॉक रिकवर ही नहीं कर सकता, कोई प्लांट ही नहीं लगा सकता। तो सबसे पहले आप फीड स्टॉक की मैपिंग करिए। फीड स्टॉक की मैप करने के बाद आप देखिए वहाँ पर प्री फिजिबिलिटी स्टडी करके जो आपको एफओएम निकलेगा, क्या वहाँ पर किसान लोग ले सकते हैं, चाहे फ्री में ले। आप एक सिस्टम क्रिएट करिए कि वो पहले फ्री में ले, फिर आप उन्हें, जब उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगे तब आप उन्हें बेचिए उस प्रोडक्ट को, बट क्या एक्चुअल में वो बिक सकता है, उसके बारे में स्टडी करिए। फिर वहाँ पर आप चेक करिए कि कौन सी ओएमसी है, कौन सी ओएमसी आपसे कितने टन का माल उठा सकती है। आप बोलो कि मैं 15 टन की कैपेसिटी का प्लान कर रहा हूँ, बट वहाँ पर सीएनजी की रिक्वायरमेंट उस समय सिर्फ 10 टन की है, तो वो आपके लिए फिजिबल नहीं है। आप वो चीज़ को स्टडी करिए। आफ्टर दैट आप जाके ईपीसी वालों से बात करिए। आप ईपीसी वाले क्या हैं, वो आप लोगों को सारी अच्छी पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे। सर आप ये लगा लीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप ये टेक्नोलॉजी लगाइए, आप ये प्योरिफिकेशन लगाइए। सर हमारे डीपीआर में ये ग्रोथ मिलती है, आप 5 करोड़ रुपए लगाएंगे, आप 2 साल के अंदर अंदर ही रिकवर कर लेंगे और अगले साल से आपको 6 करोड़ का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो आपका एफओएम बिका हुआ है उसमें, डीपीआर के अंदर ऑटोमेटिकली आपका प्राइस, फीड स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी उसके अंदर फिक्स्ड है कि आप किस फीड स्टॉक के प्राइस में बेच रहे हैं। आपका जो सीएनजी आप जो सेल करेंगे उसका प्राइस ऑलरेडी डीपीआर के अंदर फिक्स्ड होता है। अब जो इंटरनल कॉस्टिंग होती है वो इंक्लूड ही नहीं होती है ओपेक्स की। ओपेक्स डेफिनेटली इंक्लूड होती है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल, दिस एंड दैट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, फीड स्टॉक फाइंडिंग कॉस्ट, जो प्रॉब्लम्स आती है, जो इंटरनल प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, तो वो सारी चीज़ों की कॉस्ट नहीं जब ऐड होती है तो वो एक बर्डन बन जाती है। और जो हमारा टाइम पीरियड होता है रेट कि हम 2 साल में अगर फ्री कर लेंगे अपने पैसों को, वो 4 साल तक भी खिंच जाता है, जो कि हम प्लांट्स में मैं देख कर आया हूँ और वैसा चलते आ रहा है। बिल्कुल। तो ईपीसी से बात करिए, एक जनरल नॉलेज लीजिए, जनरल नॉलेज के बाद खुद स्टडी करिए, जो सवाल आपने पूछे उसके जो जवाब आपको मिले, क्या वो जवाब आपने और लोगों से पूछे, उस जवाब के बारे में आप स्टडी करिए, क्या एक्चुअल में वो वैलिड है। अच्छा, लोग बात करते हैं कि आप VSPA लगा लीजिए प्योरिफिकेशन सिस्टम, या मेम्ब्रेन लगा लीजिए प्योरिफिकेशन सिस्टम। आपको क्या पता कि दोनों में से कौन सा बेटर है? आपको ये भी नहीं पता कि VSPA भी होता है या मेम्ब्रेन होता है। करेक्ट। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो आपके लिए एक बर्डन क्रिएट कर देती है। वहाँ पर कभी भी कॉस्टिंग के ऊपर बिल्कुल मत जाइएगा कि इसने कम कॉस्टिंग दी है 6 टन के प्लांट के लिए, इसने ज़्यादा कॉस्टिंग दी है। ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो क्या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, एंड आगे क्या बेनिफिट्स देंगे ONM की, वो मेजर डिपेंड करता है। जब आपने फर्स्ट मीटिंग कर ली, फर्स्ट मीटिंग के बाद अब आप लैंड आइडेंटिफिकेशन के लिए जाइए। लैंड आइडेंटिफिकेशन, जो आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा है, जब आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा है वहाँ पर आप लैंड्स को ढूंढिए, अच्छी लैंड सेलेक्ट करिए। आप देखिए कि जो शुगर मिल्स आप लोगों ने प्री फिजिबिलिटी में स्टडी करी थी ऑन फर्स्ट स्टेप,
वो लैंड उससे 30 किलोमीटर के अंदर हो, 40 किलोमीटर भी हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से हमारा रॉ मटेरियल लाना है। जहाँ से रॉ मटेरियल आप ओके, सोर्स करोगे, ओके। या अगर आप नेपियर भी प्लांट कर रहे हो 100-200 एकड़ में, अगर वो भी 50 किलोमीटर के अंदर है तो भी आपके लिए वैलिड है। तो आपको एक मैपिंग मिल जाती है कि आपको इस डिस्ट्रिक्ट, इस तहसील के अंदर इस जगह आपको लैंड आइडेंटिफिकेशन करनी है, बिकॉज वो मेरे रॉ मटेरियल के इस रेंज के अंदर आती है। करेक्ट। अब लैंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करी जाती है? लैंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए 2 स्टेप्स है। आपने जब लैंड ढूंढ ली है तो वो फीजिबल है लैंड कि नहीं है प्लांट लगाने के लिए, उसके लिए सॉइल की टेस्टिंग करी जाती है एंड वाटर की टेस्टिंग करी जाती है। वाटर की टेस्टिंग क्यों करी जाती है? क्योंकि मेजर फीडस्टॉक के साथ वाटर भी इस्तेमाल होता है। करेक्ट। अगर वाटर खारा है, अगर पानी खारा है, तो अंदर जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स है, अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जो बैक्टीरिया अंदर जो वर्क कर रहे हैं, वो इजीली अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। एंड जब वो वर्क नहीं कर पाएंगे, आप फीडस्टॉक जितना अच्छा डाल लीजिए, जितना ज़्यादा डाल लीजिए, आपका गैस की यील्ड नहीं आएगी। मथुरा के प्लांट में भी यही हुआ। मथुरा के प्लांट में इतना ज़्यादा खारा पानी आता था कि 2.5 टन का प्लांट सिर्फ 700 किलो बना पा रहा था, केवल पानी के कारण। केवल पानी के कारण, केवल और केवल। और फीडस्टॉक में भी प्रॉब्लम थी, हम उस पर आएंगे अभी। बट खारा इतना पानी था कि आप उसे मुंह में नहीं रख सकते थे। तो फिर उन्हें जाके टैंकर्स मंगवाने पड़े, उन्हें वो सारी चीज़ें करनी। तो आप देख रहे हो कि वो एक ज़मीन सिर्फ थोड़ा सा सस्ता लेने की वजह से उन्हें कितना ज़्यादा हैवी बर्डन झेलने को मिला कि हम यमुना के पास ले लेते हैं, वहाँ पर हमें 5 लाख रुपए एकड़ मिल रही है। अरे हमारे तो सस्ती मिल रही है, हम एकड़ ज़्यादा ले लेते हैं। बट उन्हें ये चीज़ें नहीं पता कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। सेकेंड आता है सॉइल। अब लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं, सर हमें मिट्टी को टेस्ट करवानी है, ऑर्गेनिक कार्बन और वो सब। नहीं, हमें सॉइल बियरिंग टेस्ट करवाना है। क्या वो मिट्टी जो प्लांट का स्ट्रक्चर खड़ा कर जाएगा, क्या वो होल्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है? क्या सॉइल के नीचे कितने फीट पानी है, कितने मीटर पानी है, वो इम्पोर्टेंट है। जब आप CSTR लगाओगे, अगर हम 3 मीटर नीचे गड्ढा खोदेंगे CSTR को फिट करने के लिए, अगर 2.5 मीटर में ही, 2 मीटर में ही हमें पानी देखने को मिल जाता है, तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है। सबसे पहले तो उसको हटाने की कॉस्टिंग है, उसके बाद क्या वो सिस्टम से स्टेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, उसकी कॉस्टिंग है, एक्स्ट्रा मटेरियल लगाने की कॉस्टिंग है। तो आप एक लैंड गलत आइडेंटिफाई कर लो कि हमने पहले तो परचेज कर लिया, अब हम EPC के पास जा रहे हैं। नहीं, पहले EPC से बात करो, EPC को जान लो। अगर आप समझ गए, आप सेटिस्फाई हो गए EPC के साथ, उसके मेजर पॉइंट्स हैं EPC, हम उस पर आएंगे लास्ट में कि क्या क्या सवाल आपको पूछने चाहिए एज अ कंसल्टेंट, एज अ कंपनी। जो हम सलाह देते हैं 7 लोगों को ऑलरेडी दे रहे हैं नेपियर बेस्ड प्लांट्स को, जो अभी लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ही होते हैं जो डायरेक्टली EPC के साथ जाके बात करे जा सकते हैं। बट वाटर टेस्टिंग, सॉइल बियरिंग टेस्टिंग आपको जरूर करवानी होगी लैंड परचेज करने से पहले। चाहे आपको 5 लाख रुपया एकड़ ऊपर भी देना पड़ जाए, बिकॉज इन दी एंड जाके वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर जाएगी। मथुरा प्लांट में ये प्रॉब्लम तो आई, वाटर की, सॉइल की भी आई। उससे क्या हुआ, जब उन लोगों ने डाइजेस्टर बना लिया, डाइजेस्टर बनाने के बाद उस डाइजेस्टर में क्रैक्स आना शुरू हो गए 7 महीने के अंदर। उसके आसपास दलदल बनना शुरू हो गई, स्वम्प्स हो गए बिल्कुल। तो प्लांट ही बिल्कुल सरवाइव नहीं कर पाएगा ऐसे। तो जब आपने लैंड आइडेंटिफिकेशन कर ली, आपने EPC वालों के साथ बात कर ली, अब बात आती है कि आपको EPC के साथ कैसे कनेक्ट करना है, कौन सा EPC परफेक्ट है, उसके टॉपिक्स क्या होने चाहिए, वो जानना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप चाहे एक EPC के पास जाओ, चाहे आप 10 EPC के पास जाओ, आपको सेम ही पेपर चिपकाया जाएगा। आपको नहीं पता, आप ब्लाइंड जा रहे हो, वो आपको क्या चीज़ बोलेंगे, आप इतना खुश हो जाओगे। जब मैं पहली बार EPC के पास गया था, मैं इतना खुश हो गया था कि मैं खुद प्लांट लगाना चाहता हूँ। बट जब अंदर की प्रॉब्लम्स, अंदर की हर्डल्स पता चले, तब हमें पता चला कि इस तरीके से वर्क नहीं हो पाएगा। अभी मैंने आपको बताया 135 प्लांट्स है। पिछले साल EPC सिर्फ 15 थे। ओके, EPC ठीक है, जो प्लांट लगाते थे। जी। इस साल EPC ऑलमोस्ट 70 प्लस हो चुके हैं, और 100 हर 135 है। मतलब एक EPC 2 प्लांट के बराबर हो गया है जो लगा रहा है। अब आप ये चीज देख रहे हैं, जिस तरीके से CBG ग्रोथ नहीं दे रही, उस तरीके से EPC ग्रोथ दे रहे हैं। वाई? बिकॉज केपेक्स अच्छा है, एक प्लांट पूरे साल में लगाना है, हमारा पूरे साल का काम हो जाता है। हर कंसल्टेंट EPC बन रहा है, हर फीडस्टॉक एग्रीगेटर EPC बनना चाह रहा है। तो इस तरीके से वर्क नहीं कर सकते हम। हमें ये चीज जाननी है कि उस बंदे ने कितने प्लांट लगाए, क्या वो वर्केबल है। आप जाके विजिट करके आओ। अगर वो 1 साल से वर्केबल है, तो आप 1 साल का डाटा लो उनसे कि भाई आप कितना फीडस्टॉक डालते थे शुरुआत में, कितनी गैस यील्ड बढ़ती रही। अच्छा, अब आप उस 90% अपटेक में पहुंच पाए हो, तो आपका फीडस्टॉक कितना यूज हो रहा है,
क्योंकि ईपीसी प्लांट लगा के चला जाता है करेक्ट। और प्लांट लगाने के बाद जब गैस नहीं आएगी तो ईपीसी मशीनरी और प्लांट को ब्लेम नहीं करेगा, ईपीसी करेगा फीड स्टॉक को ब्लेम। बोलेगा कि अच्छा 3 टन में सर 60 टन डलना था फीड स्टॉक, आप 70 टन फीड स्टॉक डालिए, आपकी देखने यील्ड पड़ जाएगी। अरे 70 टन क्यों डाला जाए, आपने वो चीज डीपीआर में क्यों नहीं लिखी? वो मैं 10 टन का कॉस्ट ओपेक्स हर दिन क्यों झेलूं? वो एक मेजर प्रॉब्लम है। तो ईपीसी से कैसे बात करिए, उनके पॉइंटर्स बनाइए, मेजर टेक्निकल सवाल पूछिए, सेल्स से बात करिए, सेल्स टीम से, उसके बाद इंजीनियर जो कंस्ट्रक्शन करेगा और जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा मेजर, उससे बात करिए। जब आप उससे टेक्निकल सवाल पूछेंगे, जब वो आपको चीज़ें बताएंगे, तब आपको पता चलेगा। लेकिन अगेन शिवांश भाई एक बात है ना कि ये सब सवाल मैं किसी ईपीसी से तब पूछूंगा जब एटलीस्ट मुझे तो पता होगा उन सब चीज़ों का। अब घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है कि मुझे कैसे उन चीज़ों का पता लगे, क्योंकि मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, अब मेरे को जाना है सीबीजी में, तो मेरे को एटलीस्ट वो चीज़ें पता हो ना। देखिए यही सबसे बड़ी बर्डन थी, ये बर्डन की वजह से ही ज़्यादातर प्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि हम जब इतनी बड़ी केपेक्स करते हैं, जब हम इतना बड़ा पैसा का इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रस्ट के बेसिस पे करते हैं कि मैं फार्मर से ट्रस्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे रॉ मटेरियल देगा, मैं ईपीसी से ट्रस्ट कर रहा हूँ कि वो मुझे अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगा, तो मैं ट्रस्ट करके चलता हूँ। बट वो ट्रस्ट अगर हम लोगों का ब्रेक हो जाता है तो इवेंचुअली वो रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो हमें 135 प्लांट में फेलियर देखने को मिल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा सारे प्लांट्स फेलियर हैं, जो भी प्लांट्स फेलियर्स हैं उसमें से हम लोगों को पता तो चल रहा है कि गलती कहाँ आ रही है। करेक्ट। तो जब मैं 20-20 दिन प्लांट्स में रिविजिट करके आया, जो प्लांट सिविल वर्क के फेज में मैं वहाँ पर जाके 15-15 दिन रुका हूँ, मैंने मल्टीपल ईपीसीज वालों से बात करी है, मैंने कोई ईपीसी नहीं छोड़ा होगा जिससे मैंने बात नहीं करी है। प्लांट ऑपरेटर से बात करिए, लेबर से वर्क करिए, बिकॉज लेबर और ऑपरेटर हमें अच्छे से बता सकता है कि प्लांट में गड़बड़ क्या चल रही है, रैदर देन ओनर, करेक्ट, रैदर देन ईपीसी। तो एज अ कंसल्टेंट एक मेजर रोल प्ले करता है कि वो आपको गाइड कर सके स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। अगर एक कंसल्टेंट, अगर एक कंपनी आपको बता पाए कि आपको कहाँ पर लैंड चूज करनी चाहिए, कौन सी तहसील आपके लिए वेकेंट है, कौन सी एरिया आपके लिए बेटर है, फिजिबिलिटी स्टडी करके आपको दे, आपके बिहाफ पे आप भी साथ चले, ओनर साथ चले और उनके साथ बैठ के हम ईपीसी के साथ मीटिंग्स करें, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 मीटिंग्स करें, उनसे क्या सवाल पूछने चाहिए, उन्होंने जो कोटेशन दी है क्या वो कोटेशन वैलिड है, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी दी है क्या वो टेक्नोलॉजी वैलिड है, जो वो पाइप्स बता रहे हैं, जो वो इनपुट डालेंगे, क्या वो जो मटेरियल डालना चाहते हैं क्या वो मटेरियल वैलिड है, क्या जो उन्होंने 30 करोड़ का प्रोजेक्ट हमें केपेक्स दिया 6 टन के प्लांट के लिए, जो उन्होंने मटेरियल यूज़ करा है हैवी मटेरियल, क्या हम उसे कहीं पर कम कर सकते हैं जहाँ नेसेसिटी नहीं है बिल्कुल भी, या जहाँ पर उन्होंने कम कर रखा है क्या हम उसे बढ़ा सकते हैं। ये मेजर पॉइंट्स सिर्फ एक कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर सकता है जब वो ईपीसी से डायरेक्ट बात कर रहा है। बिकॉज आप विदाउट नॉलेज या कम नॉलेज जब आप जाएंगे तो वो ऐसे सवाल आपसे पूछेगा, अच्छा ये चीज़ ऐसी होती है, ये चीज़ वैसी होती है, यस तो मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं, बट अंदर बिहाइंड क्या वो पीछे आंसर है वो हमें पता होता है। तो एज अ कंसल्टेंट अगर आप किसी को हायर करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको लैंड आइडेंटिफिकेशन करनी है, कैसे आपको ईपीसी फाइंड करना है, कौन सा रॉ मटेरियल आपके बेस्ट है। देखिए रॉ मटेरियल हमेशा ओनर को फाइंड करना पड़ेगा, हम एग्रीगेटर्स के साथ आपको कनेक्ट करवा सकते हैं कि ये एग्रीगेटर है, आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने टन का प्लांट लगा रहा हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, मैं किधर प्लांट लगाना चाहता हूँ और कौन सा फीड स्टॉक यूज करना चाहता हूँ। ये 4 पॉइंट बस एक ओनर को पता होने चाहिए जो प्लांट लगाना चाहता है। उसके बाद से सारी हेल्प, जितने भी एनओसीज होते हैं 11 तरीकों के, 3 तरीकों के ईपीसी वाले आपके लिए भरते हैं, 8 तरीके के लिए हम आपके लिए भरेंगे, क्योंकि या तो वो आप खुद करेंगे या तो हम आपके लिए करेंगे। जो ईपीसी का डायमीटर है, फॉर एग्जांपल 28x12 का डाइजेस्टर लग रहा है, क्या वो उतने का लग रहा है, क्या जो साइज दे रखा है, विड्थ दे रखी है, क्या वो उतनी ही आ रही है, क्या वो जो 9 महीने का कमीशनिंग टाइम दे रखा है क्या वो उतने टाइम पीरियड में कर रहे हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम एज अ कंसल्टेंट आपके लिए कर पाते हैं, और नॉट अस, आप किसी के पास भी जाइए तो वो चीज़ आपको इजीली हेल्प कर सकती है। क्या इसमें मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एक इंडिविजुअल है जिसके लिए ऑब्वियसली नई इंडस्ट्री है, उसको जो आपने बताया 4 पॉइंट्स वो ज़रूर पता हैं, लेकिन उसको फर्दर नहीं पता चीज़ें कैसे प्रोसेस करनी है, तो हम एक अनबायस्ड उसके लिए एक सॉल्यूशन हो सकते हैं कि भाई जिसमें हम उसकी हेल्प करेंगे फ्रॉम डे 1 टू द क्या बोलते हैं प्लांट शुरू होने तक के दिन तक, नॉट जस्ट प्लांट शुरू होने दिन तक। ओके
प्लांट शुरू होने के बाद जब किसी भी ईपीसी का ओएनएम स्टार्ट होता है तो वो एक मेजर पार्ट होता है, क्योंकि ओएनएम अगर आपको बोलता है 3 महीने का हम आपका लिए ओएनएम रखेंगे, तो याद रखिएगा 45 डेज का एचआरटी टाइम भी होता है। ज़्यादातर लोगों के माइंड में क्या आता है कि एचआरटी होने के बाद जिस दिन से गैस निकलना शुरू होगी वो हमारा फर्स्ट डे होता है ओएनएम का। नहीं, जिस दिन से एचआरटी प्रोसेस, जिस दिन से पहला फीड स्टॉक डालना स्टार्ट होता है, तब से ओएनएम स्टार्ट होता है। Okay. तो 45 डेज आपके ऑटोमेटिकली जा चुके हैं। करेक्ट। 45 डेज का आपका ओएनएम बचा है। आपको क्या प्रोडक्ट निकलेगा? 45 डेज के अंदर तो आप 5 टन के प्लांट में 5 टन की गैस बना भी नहीं सकते, इतनी जल्दी तो अचीवेबल है भी नहीं। तो मेजर फैक्टर्स होते हैं कि हम उसमें भी आपका साथ देते हैं। जब ओएनएम हो गया, अब मेजर प्रॉब्लम आती है कि ओएनएम में कि लेबरों की भी, उस पर भी हम आगे फर्दर बात करेंगे कि हम आपके उसमें भी सपोर्ट करते हैं। कौन से आपको एजुकेटेड लोग रखने चाहिए, ओएनएम जब वो कर रहे हैं, जो एएमसी आपको ईपीसी प्रोवाइड करा रही है, क्या वो एएमसी जस्टिफाइबल है? क्योंकि सॉरी आपको बीच में काट रहा हूँ, क्योंकि लोगों का जब बात आती है तो सबसे बड़ी ये आती है कि ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में ही मेजरली दिक्कत आ रही है। भाई प्लांट तो चालू हो गया, सब चीज़ हो गई, पर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट में है, उसमें हम लोग क्या हेल्प कर पाएंगे इन लोगों की? देखिए, एज अ कंसल्टेंट, मैं सिर्फ एज अ कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। आप बहुत कम लोग देखे होंगे जो कि एक प्लांट में 15-15, 20-20 दिन लेबरों के साथ रहा है। मतलब प्लांट के अंदर ही रुका है वो 24 घंटे, एंड उस प्लांट में वर्कर्स के साथ रहना, चाय पीना, खाना खाना, उनके साथ काम करना, वो सारी चीज़ें देखना, तो लोग खुद से नहीं कर लेते। मैं इस इंडस्ट्री के लिए क्यूरियस हूँ, मैं इस इंडस्ट्री में लोगों को एजुकेट करना चाहता हूँ। मैं अपने लिंक्डइन प्लेटफॉर्म से आर्टिकल्स के थ्रू, न्यूज़ लेटर्स के थ्रू सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर रहा हूँ, एंड उसके बेसिस पे मुझे ये जो चीज़ पता चली, एक ओएनएम एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए, फीड स्टॉक तो है, फीड स्टॉक के बाद हमारा ईपीसी है, एंड लास्ट इज ओएनएम। 25 साल प्लांट चलाना है हमें। 25 साल प्लांट आप नहीं चलाओगे, 25 साल प्लांट चलाएंगे जो प्लांट के अंदर हैं। मेजर लोग क्या कर रहे हैं? मेजर लोग लेबर को हायर कर रहे हैं दिहाड़ी में। मेजर लोग प्लांट ऑपरेटर को हायर कर रहे हैं। कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक प्लांट में मैं गया, प्लांट ऑपरेटर बताऊँ कौन है? उस गांव में जहाँ प्लांट लगा है, उस गांव में जो बिजली का काम करता है, अच्छा। वो प्लांट ऑपरेटर है। जब मैंने पूछा प्लांट आपको नॉलेज कहाँ से आई, तो वो कहते हैं ईपीसी जो हम लोगों को लगा के गया था प्लांट, उसका जो प्लांट ऑपरेटर था, उसने 1 महीने में हमें सिखा के गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो ओएनएम है, जिस तरीके से प्लांट को मैनेज कर जा रहा है, वो एक प्रॉब्लमैटिक क्रिएट कर रहा है, तभी प्लांट सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ओके। अच्छा, एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा जिसके लिए मतलब खासकर मेरे पास जो कॉल्स आते हैं वो ये है, एक तो सीबीजीज तो हो ही गया, दूसरा फीड स्टॉक। भाई खासकर हम लोग तो चलो नेपियर में काम कर रहे हैं, लेकिन फीड स्टॉक की लोगों को बहुत दिक्कत है। आज तक लोग सर्टेन ही नहीं है, पहला तो ये कि कौन सा फीड स्टॉक अच्छा है। हालांकि अब जो लग रहे हैं सीबीजी, जो मेरी समझ में है कि नेपियर बेस्ड ही लग रहे हैं, और कैसे फीड स्टॉक को हम लोग एज ए इनपुट करें उसमें, ताकि हमारे को बेस्ट यील्ड मिले। ये चीज़ के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, फीड स्टॉक हर तरीके के हैं और हर तरीके के अच्छे हैं, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी जहाँ पर आप प्लांट लगाना चाहते हो। अगर आप सीतापुर साइड प्लांट लगा रहे हो, अगर आप लखीमपुर साइड प्लांट लगा रहे हो जहाँ शुगर फैक्ट्रीज हैं, तो आप डेफिनेटली शुगर मिल में चाहिए, आप प्रेसमेड के लिए चाहिए। तो प्रेसमेड आपके लिए सूटेबल रहेगा, रैदर देन आप नेपियर ग्रो करें, रैदर देन आप पराली को फाइट करें। ओके। देखिए, प्रेसमेड आपको ऑलमोस्ट 4.5 से 5% तक की यील्ड दे देता है। यानी कि अगर आप 1 टन फीड स्टॉक डाल रहे हैं तो 5% तक आपको इजीली सीबीजी मिल जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर प्रेसमेड वाले जो शुगर मिल वाले हैं, अब वो लोग खुद प्लांट लगा रहे हैं और अब वो लोग एथेनॉल में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो कंपनीज हैं वो अब आपको कॉन्ट्रैक्ट दे, या तो वो खुद लगा रहे हैं या तो वो एथेनॉल के थ्रू जा रहा है। तो मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिल रही है। अब आते हैं दूसरी चीज़, पराली में। पराली इजीली अवेलेबल नहीं है। पराली में कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, जो कि पराली पहले हम लोगों को 50 पैसे में मिला करती थी कुछ साल पहले, अब वो 6-6 रुपये तक जा रही है, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। पहले फार्मर्स को पता नहीं होता था कि ये पराली भी चलती है, बट अब जिस तरीके से जा रही है, एक पिछले साल 3 रुपये का रेट था, कुछ महीनों बाद वो सीधा 6 रुपये का रेट हो गया।
कहाँ से फिजिबिलिटी आएगी प्लांट की? हम्म। 3 रुपए का पराली का रेट जस्टिफाइबल है। लेकिन कुछ एरियाज में ऐसा भी है जहाँ पराली बिकता ही नहीं, कोई लेता ही नहीं। जहाँ कोई लेता ही नहीं है तो आप वहाँ पर प्लांट लगाइए, बट क्या वहाँ पर सीएनजी बिक सकती है? नहीं, वो स्टेट भी क्या पता प्रमोट ना कर रहा हो सीबीजी को। देखिए, मेजर चीजें हैं, आपको सब कुछ क्लब करके चलना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा आपका गैस बिक रहा है नहीं बिक रहा है, आपका एफओएम सेल हो सकता है नहीं हो सकता है, आपको फीड स्टॉक मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मेजर तो यही पॉइंट। अगर पराली आपको मिल रहा है आप इजीली करिए, बट पराली आपको फिक्स्ड प्राइस में हर साल 10% का इंक्रीमेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको पराली खुद मिल रहा है तो आप लीजिए, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मिल रहा है तो लीजिए, क्योंकि पराली 10% की यील्ड देता है और प्रेसमेड अभी मैंने आपको बताया 4.5 से 5%। नहीं, प्रैक्टिकल निकाल पा रहे हैं लोग 10% की? निकल जाता है प्रेसमेड पराली से 10% में निकल जाता है, ज्यादा भी निकाल सकते हैं जी। देखिए, आप कोई भी फीड स्टॉक से ज्यादा निकाल सकते हैं, प्रेसमेड से भी 5.5 निकाल सकते हैं। ओके। प्रॉब्लम ये है कि क्वालिटी क्या है, हैंडलिंग क्या है और स्टोरेज क्या है। काफी सारे फैक्टर्स हैं। सारे फीड स्टॉक में ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी, कैसे हैंडलिंग करी जा रही है, हैंडलिंग का मतलब कहाँ से लेकर आया जा रहा है लॉजिस्टिक्स वाइज। थर्ड इज, मैंने अभी आपको क्या बताया, स्टोरेज। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 चीजें आपकी अच्छी है तो आप हल्के हल्के करके यील्ड इजीली बढ़ा सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली जो देखा ना हमने, जिन भी लोगों से बात होती है रोजाना, जो लोग पराली भी डाल रहे हैं वो भी 5 से 7% से बोलते हैं लोग, नो डाउट, पर प्रैक्टिकली 5 से 7 से ऊपर तो उनका भी नहीं आ रहा यील्ड। वो अगेन आपके वाली बात है, ये फैक्टर्स उनके ओके नहीं है, इस वजह से नहीं आ रहा। फिर देखिए, पराली से 5 से 7% की भी लोगों की आ रही है और कुछ लोगों की 14% भी आ रही है। ओके। प्रॉब्लम ये है कि आप उस पराली को हैंडल कैसे कर रहे हो। कुछ सिस्टम्स है, प्री ट्रीटमेंट सिस्टम्स हैं आपको फीडर में डालने से पहले, क्या आप वो चीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे हो? क्या पराली को आप ट्रीट कर रहे हो, अच्छे से नहीं कर रहे हो? क्या वो श्रेडर पे आप इजीली से उसे शेड कर पा रहे हो, उतने mm साइज को आप लेकर आ पा रहे हो? तो आप इजीली कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम प्रेसमेड की बात करें तो जितने भी शुगर मिल्स हैं, जैसे कि अभी मैं कुछ प्लांट में विजिट करके आया प्रेसमेड वाले, वहाँ पर उन्होंने हैंडलिंग की, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी नहीं है। उन लोगों ने खेतों में ऐसे डंप कर रखा है और अभी जब बारिश हुई कुछ बारिश में तो वो पूरा बह गया। दूसरी चीज, प्रेस मड बिल्कुल ऑरेंज और येलो कलर के आ रहे हैं। उसकी वजह से जो केमिकल उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, वो केमिकल जब आपके प्लांट में जा रहा है, आपके डाइजेस्टर के अंदर जा रहा है, तो उसकी वजह से आपकी गैस की यील्ड कम हो रही है। वो एक मेन स्टेप नहीं है। जितना मेन स्टेप है, जब आपका एफओएम निकल रहा है तो उसमें भी तो केमिकल्स आ रहे हैं। करेक्ट। और आप उसे कैसे सेल करोगे जब आप एफसीओ कंप्लाइंट नहीं कर पाओगे उस मेन्योर को। आप ऑर्गेनिक बोल के तो बेच रहे हो, बट जब फीडस्टॉक ही केमिकल बेस्ड आ रहा है, मेटल्स बेस्ड आ रहा है, तो आप कैसे एफओएम से आप उसको बेच पाओगे? तो ये मेजर चीजें होती है। अब हम नेपियर की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली नेपियर में जिस तरीके से हम लोग कर चुके हैं, जिस तरीके से बीएमपी टेस्ट हो चुके हैं, जिस तरीके से कुछ प्लांट्स रनिंग में हैं जो कि अच्छा 1-2 कर रहे हैं, और जो अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में आपको कभी पता नहीं चलेगा। जो प्लांट एक्चुअल में अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में आपने सुना नहीं होगा, जो प्लांट अच्छा नहीं कर रहे हैं सिर्फ आपने उनके बारे में ही सुना होगा। नेपियर आप मान के चलिए 5.8% का मिनिमम यील्ड दे देता है और हम उसे एक्सटेंड कर सकते हैं विद गुड प्रैक्टिसेस, जो कि हम लोग यहाँ पर करते भी आ रहे हैं। मॉर्फोलॉजी रिपोर्ट क्रिएट करके, अपने TS-VS को कंट्रोल करके हम उसे और बेटर कर सकते हैं कि हमारी यील्ड और अच्छी आ पाए। ओके। नेपियर का जो अब जैसे लोग जितने भी प्लांट्स लगा रहे हैं मेजरली नेपियर बेस्ड ही प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि लगभग सारी जगहों पर ही ऐसा नहीं है प्रेसमेड अवेलेबल हो। भाई यूपी में है हमारे पास प्रेसमेड, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर प्रेसमेड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, पराली है मेजरली अपने हरियाणा पंजाब में होता है तो अवेलेबल है, थोड़ा बहुत यूपी में होता है, यूपी में भी चलो होता है अच्छा खासा अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पराली अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में जो अब जो प्लांट्स लग रहे हैं नेपियर पर लग रहे हैं, उनको अगर आने वाले टाइम में देखें ज़्यादा वायबिलिटी कौन से प्लांट में आएगी, प्रेसमड या पराली से चलने वाले प्लांट्स में या नेपियर से चलने वाले प्लांट्स में? देखिए, जहाँ पर प्रेसमड अवेलेबल इजीली है और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 5 साल का, आप प्रेसमड में ही जाइए। अगर पराली का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी एग्रीगेटर के साथ, किसी FPO के साथ, आप वहाँ तुरंत चाहिए। बट अगर वो चीज़ नहीं फीजिबल है, फॉर एग्जांपल गुजरात में हमारे पास हमेशा कॉल आते हैं, ना उनको पराली मिलता है जहाँ पर वो लगाना चाहते हैं, ना उनके पास प्रेसमड है। महाराष्ट्र में दोनों चीज़ें नहीं मिल पाती है। नासिक में मेरे पास अभी आपके सामने हमारे 2 कॉल आए, नहीं है कुछ भी अवेलेबल, सब लोग नेपियर से करना चाहते हैं। तो अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नेपियर ही बनता है। और नेपियर में एक अच्छी बात बताऊँ क्या है, कि आपके पास फीडस्टॉक की सिक्योरिटी है, आपके पास फीडस्टॉक का कंट्रोल है। आपका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाए
आपका वो प्राइस कब बढ़ा दें कुछ आपको नहीं पता। कुछ नहीं पता। आप किसानों के साथ, एग्रीगेटर के साथ पराली के लिए करोगे, अगर वो 5 का 10 भी कर दें क्योंकि उन्हें कोई और मिल गया जो उनसे बाय बैक कर रहा है, कहीं आप वैलिड उनके नहीं है ऊपर कुछ। आवाज नहीं उठा करेक्ट पाओगे। करेक्ट करेक्ट। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो साथ दे रही है, बट नेपियर एक ऐसी चीज है जहां पर आपके पास फुल कंट्रोल रहेगा, आपके पास फीडस्टॉक की सिक्योरिटी रहेगी, एंड उसके बेसिस पे नेपियर एक बेस्ट ऑप्शन बचता है। एंड नेपियर जब आप करेंगे ना, तो देखिए नेपियर एक एनर्जी क्रॉप डेफिनेटली है, और इस पे जो शुगर कंटेंट है वो भी हमारा मिनिमम 7 से 8% है। हमने जो टेस्टिंग करवाई है लैब रिपोर्ट्स में, आप अपने इनको भी आप शेयर कर सकते हैं, व्यूअर्स को नीचे में आप डाल दीजिएगा, तो टीएस ऑलमोस्ट 35% तक आया है। ओके। वॉलेटाइल सॉलिड जो टीएस कितना कन्वर्ट हो सकता है हमारा, जो हमारे लिए गैस बनाएगा, दैट इज 95% हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। ओके। मेजर चीज जो इस फीडस्टॉक के अंदर, चाहे आप प्रेसमड लो चाहे पराली लो, इसमें जो ऐश कंटेंट होता है दैट इज अराउंड मोर देन 20%। बट इस नेपियर के अंदर हम लोगों ने जिस प्रैक्टिसेस के साथ करा दैट इज 5% ओनली। तो ये मेजर हर्ट चीजें हैं जो आप अगर नेपियर के साथ करते हैं, गुड प्रैक्टिसेस करते हैं, उसमें कल्चर ऐड करते हैं और मॉर्फोलॉजी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं, तो आप डेफिनेटली हाईएस्ट लेवल ऑफ यील्ड अचीव कर सकते हैं विद अ कंसिस्टेंट यील्ड रेट। ओके। यस, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, नेपियर इज द बेस्ट ऑप्शन। जैसे शिवांश जी आपने बताया सब प्रोसेसेस का, सब चीज़ों के बारे में, फीड स्टॉक के बारे में, ओएनएम के बारे में, प्लांट सेटअप के बारे में, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो दिक्कतें हैं, मेरे को ऐसा चाहिए कि मुझे एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए कि मुझे तो इस बंदे को कॉल करना है, उसके बाद मेरी टेंशन खत्म, यही मुझे सारी प्रोसेस ही कराएगा, यही मुझे जो जो एग्रीगेटर्स चाहिए उनसे मिलवाएगा, जो जो रिसोर्सेज चाहिए वो करवाएगा इकट्ठे। तो उसमें हम लोग कैसे इनकी मदद कर सकते हैं, ये बताइए। देखिए यही मेजर इंपॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए कि आप सबसे पहले एज अ कंसल्टेंट किसी को हायर करिए। वो कंसल्टेंट आपकी हर चीज़ में हेल्प करेगा, वो भी अनबाइस्ड होके। ज़्यादातर अभी मार्केट के अंदर जो कंसल्टेंट हैं वो ईपीसीज के साथ कनेक्टेड है। तो दैट मीन्स अगर आपको प्लांट लगाना है, तो अगर फॉर एग्जांपल एक्स ईपीसी को आपको वो रिकमेंड करेगा और बोलेगा आप जाइए तो उसी से लगवाइए। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा मेन टू कट है, हम एक ही पीसी के पास जाते हैं, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, अगर उस हिसाब से उनकी बातें मुझे जस्टिफाई करती है, अगर वो मुझे खुश कर पाती है, तो हम लोग उनसे सेकंड मीटिंग के लिए बात करते हैं। अगर वो नहीं हो पाती है तो हम लोग उन्हें सीधा बोल देते हैं कॉल पे कि ये चीज़ हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, हम नेक्स्ट ईपीसी के पास जाते हैं। तो हम बायस्ड नहीं है आप लोगों के लिए, हम अनबायस्ड तरीके से ईपीसीज के साथ कनेक्ट करते हैं। आप लोगों को जो भी आप लोगों के लिए सूटेबल होगा हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि हमारा कहीं स्वार्थ नहीं है ईपीसीज किसी भी एक ईपीसी के साथ हम लोग कनेक्टेड नहीं है। हम कोई भी एक ईपीसी के साथ नहीं है, हम डेफिनेटली मल्टीपल ईपीसीज के साथ हैं, नॉट जस्ट टू सेल कि आपको हम क्लाइंट देंगे ईपीसी को, वैसा हमारा कोई भी वो नहीं है बिल्कुल भी। बट जितने भी कंसल्टेंट मार्केट के अंदर हैं वो ईपीसी के साथ अटैच्ड है। दूसरी चीज़ हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, आपको लैंड आइडेंटिफिकेशन में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लैंड आपको कहाँ लेनी चाहिए हम आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट पोर्टल्स में आपको रजिस्ट्रेशंस करने हैं, जितने भी एनओसीज आपको करने हैं, हम आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। ईपीसी के साथ आपको कैसे लॉन्ग टर्म, जब तक वो प्लांट कमीशन करके नहीं दे देते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ों में जो दिक्कतें आ सकती हैं या टाइमलाइन इशू आ सकता है, हम उसमें आपका पूरा सपोर्ट करते हैं। एंड इवन आफ्टर कमीशनिंग, जब प्लांट स्टार्ट हो जाता है, एचआरटी फेस में होता है, तो कौन से एसओपीज आपको बना के देने पड़ते हैं, कैसे कैस्केड का सीबीजी फिलिंग टाइम से सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें में हम आपकी हेल्प करते हैं। क्या ईपीसी वाले अच्छे से ट्रेन कर पा रहे हैं, क्या जो लेबर आप लोग हायर कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स आप लोग हायर कर रहे हैं, क्या वो वेल एजुकेटेड हैं, उसमें हम आपकी हेल्प करते हैं। तो हम ओवरऑल आपकी चीज़ों में हेल्प करते हैं। प्लस अगर आप नेपियर बेस करना चाहते हैं प्लांट, तो नेपियर बेस में हम आपकी एक और अच्छी चीज़ हेल्प करते हैं कि नेपियर में हम आपके लिए एसओपी जो क्रिएट करके देते हैं, जो हम आपके लिए क्वालिटी पैरामीटर्स सेट करके देते हैं, हम वही क्वालिटी पैरामीटर्स आपके डाइजेस्टर से स्काडा सिस्टम के थ्रू जो रिजल्ट निकलता है उसका भी इनपुट लेते हैं। तो अगर वहाँ पर कोई दिक्कत आती है गैस यील्ड में ड्रॉप की, तो या तो दो तरीके हैं, ओएनएम की वजह से गलती हो रही है या तो फीडस्टॉक की वजह से गलती हो रही है। तो वो डाटा इजीली हमें बता सकता है क्या ये ओएनएम की वजह से मिस्टेक है, मैनेजमेंट की वजह से, या फीडस्टॉक। अगर फीडस्टॉक की वजह से मिस्टेक है तो हम अपने नेपियर को उस एडजस्टमेंट से ठीक कर सकते हैं कि आपकी यील्ड भी बढ़ जाए। ओके अल्टीमेटली कहूँ तो ओवरऑल सारा सॉल्यूशन आपकी गैस बनने तक, आपकी गैस
यहाँ से आप जिसको बेच रहे हैं वहाँ तक जाने तक का जो है हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। यस, एंड इवन 20 साल तक आपको कभी भी रिक्वायरमेंट हो, जी, हम 1 कॉल अवे हैं। करेक्ट, क्योंकि हम क्यूरियस लोग हैं, हम कोई सेलर, हम कोई सेल्स मैनेजर नहीं है करेक्ट, कि आपको बेचना चाहेंगे। इस इंडस्ट्री में मैं खुद क्यूरियस हूँ, और अगर मेरी जेब में पैसे होते तो मैं प्लांट लगा चुका होता। करेक्ट, तो अगर करेक्ट। मैं इतना इंटरेस्टेड हूँ तो जी। डेफिनेटली इस नहीं मार्केट के नहीं, अंदर लोग एंटर हमें करना देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, हम लोग कंप्लीटली इसी में ही इन्वॉल्व हैं, सीबीजी सेक्टर में, नेपियर प्लांटेशंस में। तो सारे रिसोर्सेज भी हम लोगों के पास अवेलेबल हैं, भले ही वो एग्रीगेटर्स हों, लैंड हो, या फिर आपके ईपीसीज हों, या फिर आगे फर्दर आपको मशीनरी, साइलेजिंग, कुछ भी A to Z आपको जो भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ज़रूर, बहुत अच्छा लगा शिवांश जी आपके साथ Thank बात करके, काफ़ी इंफॉर्मेशनल वीडियो रहा और काफ़ी लोगों को इससे खूब जानकारी भी मिली होगी और काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू सर, Definitely. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अगर आप लोग इस सीबीजी इंडस्ट्री के अंदर एक्टिवली इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लैंड की अवेलेबिलिटी, किस जगह आप प्लांट लगाना चाहते हैं, कितने टन का प्लांट लगाना चाहते हैं, और किस फीड स्टॉक पे लगाना चाहते हैं, अगर ये 4 चीज़ें आप लोगों के पास हैं तो आप डेफिनेटली इस दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और हम आपकी आगे सहायता करते रहेंगे इस चीज़ में। नमस्कार।